हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਸੈਂਟੇजेस। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇजेस ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਸੈਂਟੇजेस ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਲਓ 80% ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ 90% ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ परसेंट। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ कीमतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 10% इंक्रीज होगी या 5% इंक्रीज होगी, अगेन परसेंटेज। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 3% ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਕੇਸ ਵੱਧ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਨੇ % ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, या फिर ਇੰਨੇ % ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇजेस ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ परसेंटेज ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵਰੇਜ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਵਰਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇजेस, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਰ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 25%, ठीक है। परसेंट का सिंबल है परसेंटेज सिंबल। 25% मतलब 25% मीन्स 25/100, 25/100। यानी कि कोई भी वैल्यू आउट ऑफ 100 कितनी होगी, दैट इज 25, तो दैट इज 25%। यानी कि मैं परसेंटेज अगर हटाता हूं, जब मैं परसेंटेज ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ बटे अपॉन में 100 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं 30%, तो दिस इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 100। बोलो ठीक है। यानी कि 100 में से 30%। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मान लो मेरा एग्जाम जो था वो 200 मार्क्स का था और 200 में से मेरे 150 मार्क्स आए हैं, तो 200 में से 150 मार्क्स, ठीक है। 200 में से 150 मार्क्स, तो आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स होंगे, ठीक है। तो हर चीज जब आउट ऑफ 100 कैलकुलेट होगी तो दैट इज परसेंटेज, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सबसे पहले दो चीजें हैं। अगर मुझे परसेंटेज हटानी है 25%, मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज हटानी है, तो दैट इज 25/100। ये मेरी फ्रैक्शन आ जाएगी। अगर मुझे किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मुझे मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मेरे पास क्या था, मेरे पास था 200 में से मेरे 150 मार्क्स आए हैं। सेकंड पॉइंट ये है, 200 में से मेरे 150 मार्क्स है, कितनी परसेंट होगी, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100 में से 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास कितने परसेंट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 75%। 20 से 20, 21 का 2, 7 का 2, 5 का 75%। यानी कि अगर 200 में से 150 मार्क्स हैं तो आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स हो जाएंगे, आउट ऑफ 100 हमारे पास 75 मार्क्स हो जाएंगे। तो परसेंटेज यानी कि हर वैल्यू, कोई भी चीज आउट ऑफ 100 कितनी है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं ये कहता हूं कि एक और एग्जांपल की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि मेरे पास है 0.35 डेसिमल है। ये कितना परसेंट होगा, परसेंटेज नहीं है, ये सिर्फ डेसिमल नंबर है। तो अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 35/100। मैंने डेसिमल हटा लिया, फ्रैक्शन आ गई, दिस इज फ्रैक्शन। नो, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में है तो यहां पे क्या है, 100 में से 35, यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो मैं इंटू 100 कर लेता हूं, दिस वन। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 35
परसेंट, यानी कि 0.35 इज इक्वल टू 35%। डेसिमल व्हेन कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो डेसिमल जो है वो टू प्लेसेस राइट साइड पे मूव कर जाता है। डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा 0.35 कितना परसेंट होगा, ये डेसिमल 1 2 प्लेस यहां पे आ जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू 35%। और अगर मैं कहूं मेरे पास परसेंटेज है, परसेंटेज को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, मैं कहता हूं कि मेरे पास था 7.5% कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरा जो डेसिमल है ये 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड को मूव कर जाएगा। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 7, ये 7 है, यहाँ पे इससे पहले कोई डिजिट नहीं है तो उसको मैं 0 लिख लूंगा। 7.5 था, यहाँ मैंने 0 लिख लिया, डेसिमल यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये बन गया, तो दिस इज इक्वल टू 0.075। यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं तो 0.075 हो जाएगा। करके देख लेते हैं, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं परसेंटेज हटाना है, तो मैंने क्या कहा था, जब परसेंटेज हटेगी तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। परसेंटेज हटाया, डिनोमिनेटर में 100 आ गया, ठीक है। अब 7.5 अपॉन 100, अगर मुझे डेसिमल लगाना है तो क्या हो जाएगा मेरे पास, डेसिमल 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, या फिर इस डेसिमल को भी हम हटा लेते हैं, तो सॉरी इज इक्वल टू 75 अपॉन 100, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो एक 0 डिनोमिनेटर में और लग जाएगी, तो डिनोमिनेटर में 1000 आ गया। तो अब डेसिमल कहां लगेगा, डेसिमल मेरे पास 3 डिजिट पहले लग जाएगा। यहां पे डेसिमल लास्ट में है तो मेरे पास सबसे 3 डिजिट पहले, यानी कि 570 यहां डेसिमल आ जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.075, ये आ जाएगी। बोलो ठीक है। तो 2 चीजें हमने की हैं, क्या की हैं, एक कि किसी चीज को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर मुझे परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज हटानी है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास दे रखा है 20%, मुझे परसेंटेज हटानी है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज हट जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई चीज मुझे पहले ही फ्रैक्शन में दे रखी है, जैसे कि मुझे दे रखा था 1/4, मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किसी भी चीज को जब मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको इनटू 100 कर लूंगा। तो 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%, दिस इज इक्वल टू 25%, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास कुछ परसेंटेजेस हैं, कुछ फ्रैक्शंस हैं, उनकी परसेंटेजेस मुझे याद करनी है, क्या है देखते हैं। मैं कहता हूं कि 1 इज इक्वल टू 100%। 1 किसके इक्वल होगा, 100% के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 100 ये परसेंटेज हटाऊंगा, अब डिनोमिनेटर में 100 आ गया, 100/100 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 हमेशा 100% के इक्वल होगा। अगर मैं इसके बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 200%। 1 इज इक्वल टू 100%, 2 इज इक्वल टू 200%, तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 500%, दिस वन। बोलो ठीक है, बोथ साइड हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इज इक्वल टू 500%, या फिर अगर 500% की बात करेंगे तो 500% इज इक्वल टू 5, 200% इज इक्वल टू 2, 100% इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 100% एंड 100% इज इक्वल टू 1। बोथ साइडेड याद करने हैं मुझको। चलो अगर मैं कहता हूं कि मैं इनको बोथ साइड 2 से डिवाइड करता हूं तो 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 50%। 1 इज इक्वल टू 100% और 1/2 इज इक्वल टू 50%। बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटू 2 इज 1 और 50 इंटू 2 इज 100, तो 1 इज इक्वल टू 100% हम याद कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसको बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 आ गया, एंड 3/2 इज इक्वल टू 50 इंटू 3 इज इक्वल टू 150%, यानी कि 150% इज इक्वल टू 3/2
एंड 3/2 इज इक्वल टू 150%। बोथ साइड अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं इस वैल्यू को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5/2 इज इक्वल टू 250%, इज इक्वल टू 250%। इज इक्वल टू 250%। ये आ गया मेरे पास। अगर मैं इसको बोथ साइड 3 से डिवाइड करता हूं, 1/3 इज इक्वल टू 100/3 कितना हो जाएगा, 33.33%। ठीक है, याद रखना 33.33 तो वैसे ही याद रहता है, पासिंग मार्क्स होते हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और 33 1/3%, यानी कि अगर मैं इसे एग्जैक्टली डिवाइड करता हूं डेसिमल में तो 33.33 आ जाएगा, और अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं 33 1/3% आ जाएगा। 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 25%। इसमें 3/4 बहुत इंपॉर्टेंट चलता है, 3/4 इज इक्वल टू 75%। 1/5 दैट इज इक्वल टू 20%। ठीक है, 1/5 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। याद करना, 1/5 20%, 20% इज इक्वल टू 1/5। 1/4 इज इक्वल टू 25%, 25% इज इक्वल टू 1/4। 1/3 इज इक्वल टू 33.33%, and 33.33% is equal to 1/3. 50% is equal to 1/2, 1/2 is equal to 50%। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 1/6। 1/6 is equal to 16.66% या 16.67%। एक्चुअल में 16.666666% होता है, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 16.67% हो जाएगा। ठीक है, या फिर 16 2/3%, 16 2/3%। What about 1/7? 1/7 is equal to 114.28%। ये याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखो 7 का टेबल होता है ना, 7 का डबल किया 14, 14 का डबल किया 28, तो 1/7 इज इक्वल टू 14.28%। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि 1/8 की बात करते हैं तो 1/8 इज इक्वल टू 12.5%। 1/8 इज इक्वल टू 12.5% एंड 12.5% इज इक्वल टू 1/8। कई बार कई क्वेश्चंस में 3/8 की यूज होता है, या फिर 3/8 इज इक्वल टू 37.5%। बोथ साइड हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 1/8 को तो 3/8 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 12.5 को तो 37.5% हो गया मेरे पास। बोलो ठीक है, तो हमारे पास कई बार क्वेश्चन में आ जाता है 37.5% ऑफ दिस वन, तो कुछ नहीं करना मुझको, 37.5% को हम 3/8 लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, मान लो मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 37.5% ऑफ 64 आ गया। ठीक है, अगर मुझे मालूम है कि 37.5% जो है दैट इज इक्वल टू 3/8, फिर तो इजीली जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मुझे नहीं मालूम है तो फिर मैं इसको सॉल्व करता रहूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा, 37.5 सर ने कहा था परसेंटेज हटा दो, डिवाइड में 100 आ गया, अपॉन में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 64 डेसिमल हटाता हूं, 375/1000 इंटू 64। अब 375 को हम 64 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो डेसिमल क्वेश्चन लेंथ ही हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, सिंपल क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, इसकी जगह हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 37.5% था,
मैंने इसकी जगह क्या लिख लिया 3/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 64। अब इजी हो गया, कटिंग कर लेते हैं 8 का 64 एंड 8 इंटू 3 24, सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो परसेंटेज दे रखी होती है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमारे पास इजीली जो है वो कैलकुलेशन हो जाती है। कई बार हमें क्या करना होता है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, तो इसलिए ये आपने याद करने की 1/8 12.5% एंड 3/8 इज इक्वल टू 37.5%। अदरवाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर मैं कहता हूं 1/9, तो 1/9 बहुत इंपॉर्टेंट चलता है, दैट इज इक्वल टू 11.11%। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि 1/9 की वैल्यू तो 11.11% है, अगर मैं इस 11.11% दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/9? 2/9 इज इक्वल टू 22.22%। व्हाट अबाउट 4/9? 4/9 कितना हो जाएगा? 4/9 इज इक्वल टू 44.44%। What about 5/9? 5/9 is equal to 55.55%। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास 11 का टेबल चल रहा है। 1/9 यानी कि अगर डिनोमिनेटर में 9 है तो हमारे पास 11 का टेबल चलता है। 1/9 इज इक्वल टू 11.11%, 2/9 इज इक्वल टू 22.22%, 4/9 44.44%, 5/9 55.55%, 7/9 77.77% एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मैं कहता हूं हमारे पास क्वेश्चन है जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 77.77% ऑफ 7 to 9, दिस वन। ठीक है, अगर हमें मालूम है ये किसके इक्वल है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल है ये हमारे पास 7/9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7 to 9, तो 9 पे कटिंग कर ली, ये 81 आ गया और 77 को 81 से मल्टीप्लाई किया 567 आ गया। मेरे पास कैलकुलेशन इजी होगी। ठीक है, यानी कि जब भी कुछ ऐसी हमारे पास परसेंटेज गिवन होगी तो वो मेरे पास 77.77 उसको हम 7/9 में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो 55.55 होती तो उसको 5/9 लिख लेते। ठीक है, मेरे पास अब क्या था, इससे पहले 1/9 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 1/10। 1/10 किसके इक्वल होता है? ये तो बहुत ईजी है, सबको आता होता है। 1/10 इज इक्वल टू 10%। अगर 3/10 की बात होती है तो दैट इज इक्वल टू 30% एंड सो ऑन। ठीक है, अगर 1/11 की बात होती है, 1/11 किसके इक्वल है, कितना परसेंट होगा? दिस इज इक्वल टू 9.09%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चलता है 9.09%। जैसे कि 1/9 में हमारे पास 11 का टेबल चल रहा था, तो 1/11 में 9 का टेबल चलता है। यानी कि इफ डिनोमिनेटर में 9 है तो 11 का टेबल, और इफ डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर में 11 है तो 9 का टेबल। कैसे? 1/11 इज इक्वल टू 9.09% एंड 2/11 कितना हो जाएगा? 2/11 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/11 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 का 18 एंड 9 2 का 18, तो 18.18%। इन दोनों को बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/11 इज इक्वल टू 27.27%। बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/11 इज इक्वल टू 45.45% एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बोलो ठीक है, 1/9 में 11 का टेबल, 1/11 में 9 का टेबल चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1/12। 1/12 दिस इज इक्वल टू 8.33%। ठीक है, याद करना है, या फिर मैंने आपको एक लिखवाया था 1/6।
इज इक्वल टू 16.66% या 16.67%। अगर मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दूं इसको 2 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 1/6 डिवाइडेड बाय 2, और इधर डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, 16.66 को डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 1/12, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा 8.33। तो सिंपल सी बात है कि 1/6 याद है तो 1/12 अपने आप याद हो जाएगा। 1/13, 1/12 के बाद 1/13 7.69% याद करना पड़ेगा क्योंकि ये 13 इज ए प्राइम नंबर। व्हाट अबाउट 1/14? 1/14 इज इक्वल टू, ये भी याद हो जाता है क्योंकि ये भी 1/7 का हाफ होता है। 1/7 कितना था, मैंने लिखवाया था, बताओ मुझे। यस, 1/14 इज इक्वल टू 7.14%। बोलो ठीक है। मेरे पास कितना था 1/7 कितना था 14.28%। 14.28%। इसका हाफ कर लो, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ किया 1/14, इसका हाफ किया 14 का हाफ 7 और 28 का हाफ 14, तो 7.14%। व्हाट अबाउट 1/15? 1/15 इज 6 पॉइंट, मेरे पास 1/5 गिवन था, याद रखना 1/5 इसके इक्वल था 20%। बोथ साइड अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो ये मेरे पास 5 × 3 15, 1/15 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 6.66%, ये 6.67%, 6.67% ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो 1/15 तक बहुत है। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इन सबको, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा काम आएगा ये आपके, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या था, 1 is equal to 100%, 1/2 is equal to 50%, 1/3 is equal to 33.33%, 1/4 is equal to 25%, 1/5 is equal to 20%, या फिर 20% is equal to 1/5, 1/6 is equal to 16.67% या 16.66%, 1/7 is equal to 14.28%, 1/8 is equal to 12.5%, 1/9 is equal to 11.11%, 1/10 is equal to 10%, 1/11 is equal to 9.09%, या फिर 9.09% is equal to 1/11, 1/12 is equal to 8.33%, 8.33%, या 8.33% is equal to 1/12, 1/13 is equal to 7.69%, या फिर 7.69% is equal to 1/13, and 1/14 is equal to 7.14%, या 7.14% is equal to 1/14, and 1/15 is equal to 6.66% या 6.67%। बोला ठीक है, तो ये आपने याद करने हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कंपटीशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अगर ये आपको याद हो तो आपका आंसर जो है विद इन ए सेकंड्स कैलकुलेट हो जाता है, 5 सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन रीड करते करते आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो एग्जामिनर भी कई बार ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो डालता है कि जिसको मालूम है उसके तो जल्दी हो जाएगा, जिसे नहीं मालूम कैलकुलेट करके क्वेश्चन तो वो भी सॉल्व कर लेगा, अभी कैलकुलेशन करेगा सॉल्व कर लेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और वहां पे टाइम ही हमने सेव करना है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस थी, मैंने आपको 1/15 तक करवाए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्रीज एंड डिक्रीज। जैसे हम कहते हैं कि मान लो हमारे पास प्राइस दे रखा है किसी चीज का, पेट्रोल के प्राइस 10% इंक्रीज हो गए, या फिर प्राइस जो है डीजल का 10% डिक्रीज हो गया। तो इंक्रीज डिक्रीज के केस में हमने क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज की। इंक्रीज, अगर मैं कहता हूं कि कोई चीज 10% इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज के लिए मैं ये एरो यूज करूंगा, अबव वाला इंक्रीज यहां लिख देता हूं मैं, इंक्रीज। तो अगर मेरे पास कोई चीज 10% इंक्रीज हो रही है तो मैं उस वैल्यू को डायरेक्टली 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1.1 से मल्टीप्लाई।
और 1.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास डायरेक्ट इंक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्या हुआ इसका ये मतलब हुआ, जैसे कि अगर मैं कहता हूं मान लो मेरे पास एक शर्ट है, उसकी जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज है, इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होगी 10%। The price increased by 10%. What is the new price? What is the increased price? या what is the new price? तो new price कितनी हो जाएगी? New price is equal to, मैं कुछ नहीं करूंगा, 300 को मैंने क्या कहा था 10% इंक्रीज है तो डायरेक्ट 1.1 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, डायरेक्ट 1.1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो what is 300 into 1.1? This is equal to 330 रुपीज। ये डायरेक्टली मेरे पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है। अदरवाइज आंसर वैसे भी आ जाता, हम उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम करते हैं इसमें 300 प्लस 10% ऑफ 300, तो 300 प्लस 10%, 10 अपॉन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 300, 0 से 0 एलिमिनेट, 0 से 0 एलिमिनेट, 300 में 30 प्लस कर लो, 300 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू रुपीज 330। आंसर तो फिर भी आ गया, लेकिन यहाँ पे मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। और अदरवाइज अगर मुझे मालूम है कि 10% इंक्रीज है 1.1 मीन 300 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो, 330 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो थोड़ी सी मुझको ये चीज एनालाइज कर रही है कि अगर 10% इंक्रीज है तो 1.1 होगा, ये 1.1 बना कैसे वो भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कुछ वैल्यूज और हम देखते हैं कि 20% इंक्रीज पे हम क्या करेंगे। तो 20% मेरे पास था 10% इंक्रीज, नाउ 20% इंक्रीज पे हम क्या करेंगे, 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज में हम वैल्यू को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30% इंक्रीज कोई वैल्यू दे रखी है, 30% इंक्रीज हम 1.3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डायरेक्ट 1.3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इंक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगी। तो 1.3 यानी कि 13 का टेबल, 1.2 यानी कि 12 का टेबल। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 50% इंक्रीज है कोई चीज, 50% इंक्रीज, हम उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 70% इंक्रीज 1.7 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं कहता हूं 15% इंक्रीज, 15% इंक्रीज है, 1.15 से मल्टीप्लाई कर लो। 25% इंक्रीज है, 25% इंक्रीज 1.25 से मल्टीप्लाई कर लो। 7% इंक्रीज है, 7% इंक्रीज है। अब 1.7 नहीं होगा, क्या होगा 7% इंक्रीज में, क्योंकि 1.7 तो 70% इंक्रीज होता है, तो 7% इंक्रीज में क्या होगा 1.07। वेरी गुड, 1.07 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5% इंक्रीज है, 1.05 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि मान लो लेट द प्राइस ऑफ द पेट्रोल बी ₹70 पर लीटर। द प्राइस इज बी इंक्रीज बाय 5%। व्हाट इज द न्यू प्राइस? प्राइस कितने इंक्रीज हो गए? 5% इंक्रीज हो गए प्राइस पेट्रोल के। व्हाट इज द न्यू प्राइस? न्यू प्राइस क्या होगा? तो मैंने क्या कहा था, इसको अगर 5% इंक्रीज है तो दिस इज इक्वल टू 1.05। मैं 1.05 से मल्टीप्लाई कर लूंगा 70 को, 70 इंटू 1.05, ये आ गया। बोलो ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 105 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 735 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 73.5 रुपीज। द न्यू प्राइसेस भी 73.5 रुपीज न्यू प्राइस आ जाएंगे पेट्रोल के। ठीक है, तो इजी है ये, डायरेक्टली हम 1.05 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
बोलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये आया कैसे। अब ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है, ये मैं सिखा रहा हूं कि आया कैसे है, लेकिन आपने फिर भी ये डायरेक्टली याद रखने हैं। वैसे कैलकुलेशन करने नहीं लगना वहां पे कि सर ने सिखाया था तो हम वहां पे कैलकुलेट करके देख लें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि कोई भी चीज बात हम इंक्रीज की करेंगे, जब हम बात इंक्रीज की करेंगे तो हम 1 में परसेंटेज जितनी भी होगी उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड कर दूंगा 1 के अंदर। जैसे कि अगर मैं कहता हूं व्हाट अबाउट 20%, 20% यानी कि डेसिमल क्या होता है 20% का, दिस इज इक्वल टू 20/100 एंड 20/100 में कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 0.2, 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा तो 1 2 यहां डेसिमल लग गया तो 0.2 आ गया। अगर मैं इसको 1 में ऐड करता हूं तो 1 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1.2 ये आ गया। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली याद रखने हैं। 15% इंक्रीज होता तो 1 प्लस 15%, डेसिमल में कन्वर्ट किया 0.15, 1 में प्लस किया तो 1.15, यानी कि मैंने यही कहा था कि 15% के केस में 1.15 से मल्टीप्लाई करोगे। ये देखो 15% इंक्रीज 1.15 से हम डायरेक्टली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली मुझको ये चीज याद करनी है, मतलब कि देखना है, भी एनालाइज करना है, ठीक है। एक दो बार देखोगे अपने आप याद हो जाएगी, ऐसे कोई रट्टे मारने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं कि 10% 1.1, 20% 1.2, 30% 1.3, 50% 1.5, 70% 1.7, ठीक है। और 15% 1.15, 25% 1.25, 7% 1.07, 5% 1.05, 5% 5/100 0.05, 1 में प्लस किया 1.05। बोलो ठीक है। चलो ये तो बात थी इंक्रीज की। अगर बात आ रही है डिक्रीज की तो क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां प्लस कर रहे थे, 1 में प्लस कर रहे थे, वहां पे हम 1 में से माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ डिक्रीज, डिक्रीज अगर मैं कहता हूं कोई चीज 10% डिक्रीज हो रही है, 10% डिक्रीज, सॉरी बेटा, 10% डिक्रीज, डिक्रीज के लिए हम बिलो एरो यूज करेंगे। डिक्रीज के लिए ये एरो है कि ये डिक्रीज है। 10% डिक्रीज यानी कि 0.9 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई, बोलो ठीक है। आपको क्या सर ये कैसे बना, 1 माइनस, पहले प्लस कर रहे थे इंक्रीज में, डिक्रीज में माइनस करना है। 10% 10/100 और 10/100 कितना होता है 0.1, यानी कि 1 माइनस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.9। किसके इक्वल हो जाएगा, 0.9 के इक्वल हो जाएगा। व्हाट अबाउट 20% डिक्रीज, कोई चीज अगर 20% डिक्रीज हो रही है तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 30% डिक्रीज हो रही है तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 25% डिक्रीज हो रही है तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर लो। 15% डिक्रीज है 0.85 से मल्टीप्लाई कर लो, बोलो ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि 12% डिक्रीज है, अब किससे मल्टीप्लाई होगा 0.88, गुड। नेक्स्ट 7% डिक्रीज है, 7% डिक्रीज 0.93 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर मैं कहता हूं 5% डिक्रीज है 0.95 से मल्टीप्लाई कर लो। 1% डिक्रीज है 0.99 से मल्टीप्लाई कर लो, बोला ठीक है। मैंने बता दिया वहां पे +1 प्लस करना है, यहां पे डिक्रीज में 1 माइनस करना है। 10% इंक्रीज 1.1, 10% डिक्रीज 0.9, 20% इंक्रीज
1.2, 20% डिक्रीज 0.8, इंक्रीज में 1 में प्लस होगा और डिक्रीज में 1 में से माइनस होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल मैं कहता हूं कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ₹950। एक बुक है, उसकी जो कॉस्ट है वो ₹950 है, एंड द प्राइस बी डिक्रीज्ड बाय, या फिर डिस्काउंट, शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 7%, उसने हमें 7% डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट यानी कि डिक्रीज होना, प्राइस हमारी 950 से डिक्रीज होगी तो कितने परसेंट डिक्रीज होगी? 7% डिक्रीज। इसको मैंने क्या लिख लिया? 7% डिक्रीज। तो 7% डिक्रीज कितना होता है? 0.93। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट? प्राइस क्या है उसकी, कॉस्ट कितनी है आफ्टर डिस्काउंट? अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, 950 को 0.93 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाऊंगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। 95 को 93 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को बाद में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, 950 इंटू 93 अपॉन 100, एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, इस जीरो को हम बाद में देखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 को हम बाद में देखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूं। देखो 95 इंटू 93 मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, मैं बेस ले लूंगा। बेस क्या लूंगा, बेस हमेशा 10 की पावर समथिंग होता है, जैसे कि बेस 10 हो गया, बेस 100 हो गया, बेस 1000 हो गया। यानी कि अगर मेरे पास जो नंबर्स हैं वो बेस के नियरेस्ट हैं, यानी कि 10 की पावर के नियरेस्ट है, जैसे कि बोथ द नंबर नियरेस्ट टू 100, बोथ द नंबर नियरेस्ट टू 1000, बोथ द नंबर नियरेस्ट टू 10,000, बोथ द नंबर नियरेस्ट टू 1 लाख। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ये हमारे 100 से कितना स्मॉलर है, -5, ये कितना स्मॉलर है, -7। मैंने एक पार्टीशन डाल दिया। अब 100 में कितनी जीरोस थी, 2 जीरोस थी, तो यहाँ पे पार्टीशन की राइट साइड पे हम 2 स्पेसेस ड्रॉ कर लेंगे। नाउ व्हाट इज 5 इंटू 7, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 5 इंटू 7 इज 35। 93 में से 5 माइनस कर लूंगा, कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। दिस इज द आंसर, 8835। 8835 डिवाइडेड बाय 10, तो दैट इज इक्वल टू 883.5। ये मेरी न्यू कॉस्ट आ गई। क्या किया, फिर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मेरे पास था 95 को 93 से मल्टीप्लाई करना है, ये 100 से कितना स्मॉलर है, 5, -5 लिख लिया। ये 100 से कितना स्मॉलर है, 7, मैंने -7 लिख लिया। 100 माइनस 93 इज -7। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 इंटू 5 35 आ गया। पार्टीशन की राइट साइड पे 2 स्पेस बना रखी थी, क्योंकि 100 में मेरे पास 2 जीरोस थी, तो यहां पे मैंने 35 लिख लिया। अब 93 में से 5 माइनस कर लो, या 95 में से 7 माइनस कर लो, एक ही बात है। तो 95 में से मैंने 7 माइनस किया, मेरे पास कितना आ गया, 88 आ गया। या 93 में से 5 माइनस किया, मेरे पास कितना आ गया, 88 आ गया। तो वो पार्टीशन की लेफ्ट साइड पे लिखना है, तो मेरे पास कितना हो गया आंसर, 8835। यानी कि 95 को 93 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8835 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, तो 883.5 डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 883.50 पैसा। जो हमारी जो कॉस्ट है, प्राइस है बुक की आफ्टर डिस्काउंट, 883.50 रुपीज हो जाएगी। चलो ठीक है। तो एग्जामिनर हमें कई बार कुछ ऐसी वैल्यूज, ऐसे नंबर्स देता है जिनकी मैं इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। ये मल्टीप्लिकेशन तो वैसे भी कर लेंगे, 3 को पहले 5 से, 3 को 9 से, फिर मल्टीप्लाई 9 को 5 से, 9 को 9 से, फिर दोनों को प्लस किया, आंसर फिर भी 8835 आ जाएगा। ये थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, देख लेना इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। मैंने अब सबसे पहले पॉइंट क्या करवाया था कि परसेंटेज को हटाना है तो अपॉन में 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किसी चीज को तो इनटू 100, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या करवाई थी, दूसरी चीज मैंने करवाई है फ्रैक्शंस
कि 1 is equal to 100%, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 20%, 1/6, 16.66%, 1/7, 14.28%, 1/8, 12.5%, 1/9, 11.11%, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 एंड 1/15। ठीक है, फ्रैक्शंस करवाई थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने क्या करवाया था, मैंने करवाया था इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्टली हम, जैसे कि 10% इंक्रीज थी तो हम डायरेक्टली 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई चीज 20% डिक्रीज है तो डायरेक्टली मैं वैल्यू को 1.2 से 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिक्रीज 0.8। ठीक है, अगर कोई चीज 25% इंक्रीज हो रही है 1.25 से मल्टीप्लाई, कोई चीज जो है वो 30% डिक्रीज हो रही है 0.7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज के लिए हम ये चीज यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट इफेक्ट की। नेट इफेक्ट क्या होता है, मैं क्वेश्चन करवाता हूं फिर बताता हूं कि नेट इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि मान लो हम पेट्रोल की बात कर लेते हैं कि प्राइस ऑफ द पेट्रोल बी इंक्रीज्ड बाय X%, प्राइस of petrol increased by X%। इंक्रीज के लिए मैंने एरो यूज कर लिया, इंक्रीज वर्ड नहीं लिखा। ठीक है, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, हमने अपनी कंजम्पशन डिक्रीज कर ली। कंजम्पशन डिक्रीज्ड बाय Y%। प्राइस इंक्रीज हो गए तो हमने अपनी कंजम्पशन डिक्रीज कर ली, तो एक्सपेंडिचर में क्या इफेक्ट हुआ? व्हाट इज द एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर क्या होगा, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि प्राइस जो थे वो 70 रुपीज पर लीटर थे और मेरी जो कंजम्पशन थी वो 20 लीटर की थी पर मंथ। मैं कहता हूं मेरा जो कंजम्पशन है वो 20 लीटर की थी, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया, कितने पैसे मेरी जेब से गए, दैट इज 70 into 20 इज इक्वल टू 1400 रुपीज जो थे वो मेरी पॉकेट से गए हैं। दैट इज द एक्सपेंडिचर। यानी कि एक्सपेंडिचर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड कंजम्पशन। जब भी मेरे पास दो चीजों की प्रोडक्ट की बात होगी तो प्रोडक्ट की बात होगी तो उसको मैं क्या कहूंगा, नेट इफेक्ट की बात करूंगा। दैट इज एक्सपेंडिचर। मेरे एक्सपेंडिचर पे कितना चेंज हुआ, प्राइस X% से इंक्रीज है, कंजम्पशन Y% से डिक्रीज है, तो एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट है, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज्ड या एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज्ड। ठीक है, दूसरी चीज इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कितना इफेक्ट होगा, वो हम बाद में देखते हैं। दूसरी चीज मैं कहता हूं प्राइस इंक्रीज हो रही है X% से और कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गई Y% से, प्राइस भी इंक्रीज कंजम्पशन भी इंक्रीज, तो एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट होगा, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएगा, बट कितने परसेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, वो देखेंगे कितने परसेंट प्राइस हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तीसरी चीज, हमारी प्राइस जो है, पेट्रोल की प्राइस जो है वो X% से डिक्रीज करगी, कंजम्पशन भी डिक्रीज करगी। इससे पहले वाले केस में क्या था, प्राइस इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, बोथ इंक्रीज्ड, तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। अब इस केस में क्या है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी डिक्रीज हो रही है, तो हमारा एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाएगा, बोथ डिक्रीज्ड। बोलो ठीक है। चौथी चीज, सबसे पहले भी मैंने कहा था प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है, इससे उल्टा भी तो हो सकता है कि प्राइस डिक्रीज हो जाए और कंजम्पशन इंक्रीज हो जाए, तो एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट होगा। बोलो ठीक है। ये चार चीजें अब हम रीड करेंगे कि इफेक्ट क्या होगा, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो कितना परसेंट डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जब प्राइस इंक्रीज्ड and consumption also increased. Price increased by X% and consumption increased by
y%। तो ऑब्वियस ही बात है एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज्ड, बट कितना इंक्रीज होगा वो देखते हैं। इंक्रीज के लिए मैं प्लस यूज करूंगा, पॉजिटिव, और अगर डिक्रीज की बात होगी तो हम माइनस यूज करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। मेरा एक्सपेंडिचर इसको सॉल्व करके जो आएगा उतना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, इतने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। अभी वैल्यू वाइज एग्जांपल भी देता हूं, पहले मैं एक्स एंड वाई की टर्म्स में लिख रहा हूं। प्राइस x% से इंक्रीज तो प्लस एक्स, वाई कंजम्पशन y% से इंक्रीज तो प्लस वाई, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस एक्स इंटू प्लस वाई डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व किया, परसेंटेज जो भी आएगा, अगर मान लो मेरे पास 30 आ गया तो 30% इंक्रीज। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं। जब हमारे पास प्राइस x% से डिक्रीज हो रहा है और कंजम्पशन y% से डिक्रीज हो रही है, तो एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट होगा? इन दिस केस डिक्रीज है, तो डिक्रीज का मतलब मैंने क्या बोला था, माइनस, यानी कि माइनस एक्स, डिक्रीज है तो एक्स के आगे माइनस आ गया, वाई भी डिक्रीज हो रहा है, माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू माइनस वाई डिवाइडेड बाय 100, सिर्फ इन दोनों के नीचे 100 आएगा, इज इक्वल टू, मेरे पास अब यहां पे इसको सॉल्व करके माइनस आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू, मान लो मेरे पास -25 आ गया, -25 आ गया, तो -25 को मैं क्या लिखूंगा, एक्सपेंडिचर डिक्रीज्ड बाय 25%। ये माइनस नहीं लिखूंगा, -25% डिक्रीज, माइनस और डिक्रीज वर्ड दोनों एक साथ नहीं होंगे, 25% डिक्रीज, तो ऑब्वियस ही बात है वो माइनस ही होगा। ठीक है, थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस की बात करते हैं। अब मैं कहता हूं कि जो प्राइस है वो x% से इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो कंजम्पशन है वो y% से डिक्रीज हो रही है। या फिर चौथा केस, जो प्राइस है वो x% से डिक्रीज हो रहा है और कंजम्पशन y% से इंक्रीज हो रही है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, प्लस था, इंक्रीज है, प्लस हो जाएगा प्लस एक्स माइनस वाई प्लस ब्रैकेट में x इंटू माइनस वाई डिवाइडेड बाय 100। इस केस में क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस ब्रैकेट माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100, दिस वन। अगर इनको सॉल्व करके आपके पास, इनको सॉल्व करके पॉजिटिव आता है तो मैं क्या कहूंगा कि इतने परसेंट इंक्रीज है। अगर इन दोनों को सॉल्व करके नेगेटिव वैल्यू आती है, सॉल्व करके नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, तो मैं क्या कहूंगा, इतने परसेंट डिक्रीज है। बोला ठीक है, तो कुछ नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास, ये सबसे पहले वाला, दिस वन, दिस फॉर्मूला, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जो भी वैल्यू आएगी इतने परसेंट इंक्रीज। अगर इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज होता तो मैं माइनस, अगर x इंक्रीज है तो x के आगे प्लस, अगर x डिक्रीज है तो x के आगे माइनस, यहां भी प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस, साइन देखने अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। y इंक्रीज है तो y के आगे प्लस, और y डिक्रीज है तो y के आगे माइनस, दोनों y के आगे माइनस लग जाएगा। देन वी सॉल्व दिस इक्वेशन एंड जो भी रिजल्ट होगा दैट इज द नेट इफेक्ट, दैट इज द एक्सपेंडिचर बी इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलो मैं कहता हूं कि द प्राइस ऑफ द
sugar be increased by 25%. 25% से हमारे जो प्राइस हैं शुगर के वो इंक्रीज हो रही है प्राइस. As the result, a family decrease its consumption by 20%. Consumption of sugar be decreased by 20%. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट होगा? व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर कितने परसेंट इंक्रीज होगा या कितने परसेंट डिक्रीज होगा? तो ठीक है, 25 था तो प्लस 25, 20 था माइनस 20, y की वैल्यू माइनस 20 होगी, प्लस 25 इंटू माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया. सॉल्व कर लेते हैं. 25 में से 20 गए, 5 आ गए, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया. इनकी कटिंग कर लेते हैं. 25 4 का, 4 5 का, माइनस 5, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0. यानी कि जो एक्सपेंडिचर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि नो इफेक्ट. ना वो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा. एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहेगा क्योंकि मेरे पास वैल्यू जो थी वो 0 आ गई. बोलो ठीक है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. अब ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके पास जो मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, परसेंटेज और मेंसुरेशन, वो मैक्सिमम क्वेश्चन इसके ऊपर होते हैं. कैसे होते हैं? मैं एक एग्जांपल करवाता हूं. मैं कहता हूं कि एक रेक्टेंगल है. क्या होता है रेक्टेंगल? क्या होती है? ये रेक्टेंगल है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है. ये रेक्टेंगुलर, जो बड़ी साइड है उसको लेंथ कहते हैं, स्मॉलर साइड को ब्रेथ कहते हैं. मैं कहता हूं कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%. लेंथ इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 5%. लेंथ इंक्रीज्ड बाय 5% एंड ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 5%. ठीक है, तो व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, the length of the rectangle be increased by 10% and its breadth decreased by 5%. How much percent the area of the rectangle be increased or decreased? क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. ठीक है, तो सबसे पहले अब यहां पे नेट इफेक्ट क्यों लगेगा? व्हाट इज द एरिया? एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, द प्रोडक्ट ऑफ द टू वैल्यूज. ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर में क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड कंजम्पशन. तो जब भी दो वैल्यूज के प्रोडक्ट की बात होगी और इस वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है और इस वैल्यू में भी इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है कि लेंथ इंक्रीज है, ये लेंथ डिक्रीज है, ब्रेथ इंक्रीज है, ये ब्रेथ डिक्रीज है, इन दोनों वैल्यूज में इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है. और एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? इस चीज में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा? इनके इंक्रीज और डिक्रीज के कंपैरेटिवली इसमें कितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा? ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, या दोनों इंक्रीज है या दोनों डिक्रीज है, तो इसमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा? या नो चेंज होगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में भी नेट इफेक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है, अब फार्मूला नहीं लगाना, हमने कोई फार्मूले की जरूरत भी नहीं थी मुझको ये लेंथ और ब्रेथ की. मैं क्या करूंगा? सिंपल जो मैंने आपको लिखवाया है कि लेंथ भी इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी कि x की वैल्यू 10% इंक्रीज हो रही है, एंड ब्रेथ भी डिक्रीज्ड बाय 5%, यानी कि y की वैल्यू 5% डिक्रीज हो रही है. तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? +10 -5 प्लस ब्रैकेट 10 इंटू -5 होल अपॉन 100. दिस वन. तो व्हाट इज 10 -5? 5 प्लस इंटू माइनस, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं. 10 इंटू 5 50, 50 अपॉन 100 कितना हो जाएगा?
0 से 0 कट गई, 5/10, 1/2 की जरूरत नहीं है, डेसिमल लगा लेते हैं, 5/10 इज 0.5। तो फिर 5 में से 0.5 को माइनस करते हैं, 4.5 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया, इंक्रीज। इट मीन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी इंक्रीज्ड बाय 4.5%। ये एरिया इतना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर सब कुछ आता है तो मुझे नहीं लगता कि आपके 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। विद इन 30 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं। एक और क्वेश्चन की बात करता हूं मैं कहता हूं कि जैसे कि मान लो ये तो मैंने बात की थी रेक्टेंगल की, वैसे ही कई बार बात हो जाती है स्क्वायर के, सर्कल के ऊपर भी बात होती है, स्क्वायर के ऊपर भी बात हो जाती है, तो हम सर्कल की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि रेडियस क्या होता है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल बी इंक्रीज्ड बाय 1% इंक्रीज। हाउ मच परसेंट द एरिया ऑफ द सर्कल बी इंक्रीज्ड? If radius is increased by 1%, how much percent the area of the circle be increased? तो एरिया सर्कल का कितने परसेंट इंक्रीज होगा? तो आप कहेंगे सर हमें एरिया ऑफ सर्कल नहीं आता, कोई जरूरत नहीं है एरिया ऑफ सर्कल की। क्यों, वो मैं बताता हूं। एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है वैसे? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर का क्या मतलब होता है? R इंटू आर। पाई का कोई इफेक्ट नहीं होगा इंक्रीज डिक्रीज में, क्योंकि पाई की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। पाई क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। मैंने बताया था पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, कईयों ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, एंड 22/7 इज रैशनल नंबर होता है, तो पाई तो रैशनल होना चाहिए। नो बेटा, आप कहीं पे भी अगर देखोगे तो पाई की वैल्यू लिखी होती है 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू 3.14 डैश 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 ये होगी। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ना तो वो टर्मिनेट हो, ना वो खत्म हो, ना वो रेकर करे, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो पाई इज इरेशनल। तो नेट इफेक्ट में पाई का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमेशा 22.7 रहेगा। अब मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ टू रेडियस, आर इंटू आर। तो दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है, इनमें इंक्रीज दे रखा है, इसमें भी इंक्रीज है, रेडियस दूसरे रेडियस में भी सेम इंक्रीज है, और इसके इंक्रीज डिक्रीज की वैल्यू की बात कर रहा है कि इसमें कितना इंक्रीज डिक्रीज है। तो ठीक है, तो मुझे फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना नेट इफेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्या था मेरे पास नेट इफेक्ट का फॉर्मूला? मेरे पास था नेट इफेक्ट का क्या फॉर्मूला था मेरे पास? +x 1% प्लस y 1%, इंक्रीज था, दोनों प्लस हो गए, प्लस x इंटू वाई 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। इन दिस केस x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि बोथ r है, रेडियस है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं पॉजिटिव। तो प्लस x प्लस 1 प्लस 1 1 इंटू 1 अपॉन 100, तो कितना हो गया ये? 1 + 1 2 + 1 इंटू 1 1 अपॉन 100। तो 1 अपॉन 100 कितना होता है? 0.01। तो 2 प्लस कर दे, कितना हो जाएगा? 2.01%। इट मीन द एरिया ऑफ द सर्कल बी इंक्रीज्ड बाय 2.01%। सिंपल सिंपल, सो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, समझाने में टाइम लगा, अदरवाइज तो सॉल्व करने में इतना सा सॉल्व करना था मुझको, ये चीज सॉल्व करनी थी, और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे नहीं लगता कि 15 सेकंड से ज्यादा भी लगे होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ दो चीजों के नेट इफेक्ट की बात की थी, कि अगर एक x है और एक y है, लेकिन अगर मेरे पास तीन चीजें आ जाती है, एक x भी है, y भी है, z भी है,
तो क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला लिखवाता हूं, इंक्रीज डिक्रीज खुद देख लेना, यानी कि अगर इंक्रीज है तो प्लस साइन लगा लेना उसके आगे, और अगर डिक्रीज है तो उसके आगे माइनस साइन लगा देना। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल करवाऊंगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास है x% इंक्रीज, y% इंक्रीज एंड z% इंक्रीज, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट इज इक्वल टू प्लस x प्लस y प्लस z प्लस xy अपॉन 100, पहले x और y को मल्टीप्लाई किया, प्लस xz अपॉन 100, पहले x और y को मल्टीप्लाई किया, अब x और z को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस y इंटू z अपॉन 100, अब y और z को मल्टीप्लाई कर लिया, पहले xy xz फिर yz, अब लास्ट में प्लस xyz डिवाइडेड बाय 10,000। इसके नीचे 1 है 1 है 1 है, इसके नीचे 100 100 100, दो वैल्यूज है तो 100 100 आ गए। ठीक है, यहाँ पे 3 वैल्यूज है तो 1000 आ गया, 100 इंटू 100 आ गए 10,000। ठीक है, 1000 इंटू 10,000, 100 इंटू 100 10,000। ठीक है, चलो जैसे कि एक एग्जांपल की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी इंक्रीज्ड बाय 10%, radius increased by 10% and the height of the cylinder be decreased by 20%. How much percent the volume of the cylinder be increased or decreased? Volume पे क्या इफेक्ट होगा? Volume, VOLUME, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा मेरे पास, वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कितने परसेंट इंक्रीज होगा या कितने परसेंट डिक्रीज होगा। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, देखो यही फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर ये क्यों लगेगा फार्मूला वॉल्यूम के ऊपर, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई का तो अगेन कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास क्या है आर स्क्वायर एच, आर इंटू एच। मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई, मैंने कहा ना एक्स वाई एंड जेड, आर स्क्वायर एच, आर एंड एच, यानी कि ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ठीक है, अब रेडियस 10% इंक्रीज था, यानी कि x जो है वो 10% इंक्रीज है, y भी 10% इंक्रीज है, ये दोनों इंक्रीज हैं, x भी इंक्रीज है, लेकिन z जो है वो 20% डिक्रीज है, 20% डिक्रीज है। तो नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा नेट इफेक्ट मेरे पास, कितना हो जाएगा नेट इफेक्ट मेरे पास, प्लस x प्लस y, अब z क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना 20, तो -20 प्लस x इंटू y 10 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस x इंटू z, x 10 है z -20 है, तो 10 इंटू -20 अपॉन 100 प्लस y इंटू z, y भी कितना है 10 है लेकिन z कितना है -20 अपॉन 100 प्लस x इंटू y इंटू z डिवाइडेड बाय 10,000, दिस वन। तो कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 10 20 एंड -20, ये तो 0 हो गया मेरे पास। ये कितना आ गया 10 इंटू 10 100 अपॉन 100, 1 आ गया और प्लस का था, ये कितना आ जाएगा, एक 0 से एक 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, 1 इंटू -2 इस ये -2 आ गया। ये कितना आ जाएगा, अगेन 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल होगी, -2 इंटू 1 इज -2, ये भी -2 हो गया।
आगे ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कट गई, ऊपर कितना आ गया मेरे पास -2/10। तो -2/10 इज -0.2, ये आ गया। अब प्लस कर लेते हैं इनको, 2 + 2 4, 4 में से 1 गए 3, यानी कि -3 - 0.2, तो दिस इज इक्वल टू 3.2, लेकिन माइनस का, तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीज। वॉल्यूम बी डिक्रीज्ड बाय 3.2% डिक्रीज, यानी कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो 3.2% से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास था नेट इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेम एक्सपेंडिचर। ठीक है, फॉर सेम एक्सपेंडिचर नेक्स्ट पॉइंट है ये, फॉर सेम एक्सपेंडिचर। फॉर सेम एक्सपेंडिचर मतलब कि वो फॉर सेम एक्सपेंडिचर का, जैसे कि अगर मैं कहता हूं इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी बी इंक्रीज्ड बाय R%, कि जो प्राइस है वो R% से इंक्रीज हो रही है, 10% इंक्रीज हो रही है, 15% इंक्रीज हो रही है, ये 7% इंक्रीज हो रही है, प्राइस R% से इंक्रीज हो रही है, देन how much percent the consumption be decreased so as not to increase the expenditure या not to change the expenditure या there is no effect on the expenditure। प्राइस इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन कितनी डिक्रीज करा ताकि मेरा जो खर्चा है वो बराबर रहे, जितना पहले खर्चा सीगा उतना ही रहे, वो चेंज ना हो। ठीक है, प्राइस भी इंक्रीज्ड बाय R%, हाउ मच परसेंट कंजम्पशन भी डिक्रीज्ड। ठीक है, तो कंजम्पशन भी डिक्रीज्ड। अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी को डिक्रीज करना ही पड़ेगा फॉर सेम एक्सपेंडिचर। इफ प्राइस भी डिक्रीज्ड बाय R%, देन कंजम्पशन भी इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज ही होगा। प्राइस इंक्रीज, कंजम्पशन डिक्रीज्ड, प्राइस डिक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज्ड, so as not to change the expenditure। तो कंजम्पशन कितने परसेंट से डिक्रीज होगा, ये R था, R/100 + R%, इतने परसेंट से हमारा जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कैसे बना फार्मूला फिर देखते हैं। मेरी प्राइस इंक्रीज हो रही थी R% से, R%, कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है कितने परसेंट, R/ इंक्रीज का इफेक्ट डिनोमिनेटर में आएगा, प्राइस के इंक्रीज का इफेक्ट डिनोमिनेटर में, यानी कि प्लस। ठीक है, 100 + R × 100%। बोलो ठीक है। अब अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है फिर क्या करेंगे, सेकंड केस की बात करते हैं। इफ द प्राइस बी डिक्रीज्ड, प्राइस डिक्रीज बाय R%, तो कंजम्पशन इंक्रीज्ड, कितने परसेंट इंक्रीज होगी, इस डिक्रीज का इफेक्ट भी डिनोमिनेटर में होगा। डिक्रीज मीन माइनस, यानी कि R/100 - R × 100%, जो भी सॉल्व करके आएगा उतना परसेंट कंजम्पशन भी डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, इस केस में इंक्रीज्ड, ऊपर वाले केस में डिक्रीज्ड। एग्जांपल करते हैं, इफ द प्राइस बी इंक्रीज्ड बाय 20%, प्राइस increased by 20%, how much percent the consumption be decreased, consumption be decreased, price increased, consumption be decreased 20/100 + 20। बराबर, ठीक है। अब
इंटू 100 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको नंबर अपॉन नंबर सिखाया था, मतलब फ्रैक्शन सिखाई थी मैंने, क्या था 20/120। तो कटिंग करता हूं, कितना आ गया 1/6, और 1/6 कितना परसेंट बताया था मैंने, 16.66% से कंजम्पशन डिक्रीज कर जाएगी। If the price be increased by 20%, consumption be decreased by 16.66%. अगर मैं कहता हूं कि एक दूसरा एग्जांपल करते हैं, if the price be decreased by 10%, then consumption price decrease हो रही है 10% से, now consumption increased, कितना इंक्रीज हो जाएगी 10/100 माइनस 10। क्यों? क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रही है, प्राइस का इफेक्ट डिनोमिनेटर में आएगा माइनस। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिनोमिनेटर में प्लस है, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिनोमिनेटर में माइनस है। तो कितना आ गया ये 10/90 इज इक्वल टू 1/9, और अगर आप इंटू 100 करते हो तो 1/9 इंटू 100, यानी कि 1/9 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते थे, क्या बताया था मैंने, 11.11%। द कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड बाय 11.11%। बोलो ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो बताओ। डायरेक्ट फार्मूला मैंने लिखवा दिया आपको, और उसके अकॉर्डिंग मैंने ये अप्लाई कर लिया। इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे वे में करते हैं बिना फार्मूलों के, ठीक है, कैसे है वो देखते हैं। दिस वन, इस साइड हम प्राइस लिखेंगे, इस साइड हम कंजम्पशन लिखते हैं, कंजम्पशन। लेकिन ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब सेम एक्सपेंडिचर की बात होगी, सेम एक्सपेंडिचर, मतलब यानी कि प्राइस भी इंक्रीज, कंजम्पशन हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन भी डिक्रीज, so as not to change the expenditure. Price be decrease, how much percent the consumption be increase, so as not to change the expenditure. यानी कि अगर एक्सपेंडिचर सेम है तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा। पहला केस करते हैं इसमें, इफ द प्राइस बी इंक्रीज्ड बाय 10%, इंक्रीज का केस करते हैं, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 10% जो भी परसेंटेज होगी इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/10 आ गया। 1/10 इधर जाके क्या बन जाएगा, इंक्रीज का इफेक्ट डिनोमिनेटर में मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज करेगा। किससे इंक्रीज करेगा, जितना न्यूमिनेटर होगा। मैक्सिमम टाइम अगर परसेंटेज जो गिवन होगी वो कुछ ऐसी होती है, 10% 1/10 हो गया, या कोई और 20% तो 1/5 हो गया, न्यूमिनेटर 1 होगा। अगर न्यूमिनेटर 1 है तो इस साइड जाके डिनोमिनेटर 1 इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज क्यों है, क्योंकि यहां पे मेरे पास जो था प्राइस इंक्रीज हो रही है, यानी कि 1/10 इंक्रीज का मतलब प्लस, कितना प्लस करना है, जितना ये न्यूमिनेटर है, +1, तो कितना हो गई 1/11, एंड व्हाट अबाउट 1/11, 1/11 इज 9.09%। मैंने बताया था 1/11 9.09% होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अगर मैं कहता हूं द प्राइस भी इंक्रीज्ड बाय 14.28%, अब मैंने 14.28% को भी फ्रैक्शन में सिखाया था, क्या होता है 1/7, ये 1/7 उधर जाके क्या बन जाएगा, ये इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज्ड, तो 7 उधर जाके इंक्रीज होके क्या बन जाएगा 7 + 1, यानी कि 1/8। 1/8 की कितनी वैल्यू होती है 12.5%। द कंजम्पशन भी डिक्रीज्ड बाय 12.5%। प्राइस भी इंक्रीज्ड बाय 14.28%, द कंजम्पशन भी डिक्रीज्ड बाय 12.5%। द प्राइस भी इंक्रीज्ड बाय 10%, द कंजम्पशन भी डिक्रीज्ड बाय 9.09%। एक और कर लेते हैं, इफ द प्राइस बी इंक्रीज्ड बाय 25%, प्राइस 25% से इंक्रीज हो रही है, तो कंजम्पशन कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगी। कंजम्पशन ये 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कितना हो गया 1/4।
तो इधर जाके क्या बन जाएगा ये 1/5 यानी कि 20%। कंजम्पशन भी डिक्रीज्ड बाय 20%। अब डिक्रीज का केस करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि फोर्थ, इफ द प्राइस बी डिक्रीज्ड बाय 11.11%, 11.11% प्राइस बी डिक्रीज्ड, इस साइड प्राइस लिखा था मैंने, तो कंजम्पशन कितने परसेंट इंक्रीज होगी? प्राइस भी डिक्रीज, कंजम्पशन भी इंक्रीज्ड। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 11.11% कितना हो जाता है? 1/9। इधर 1/9 क्या बन जाएगा? 1/9। इस डिक्रीज का इफेक्ट डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर 1 डिक्रीज कर जाएगा जितना इधर न्यूमिनेटर है। 9 - 1, तो व्हाट इज 9 - 1? 8, यानी कि 1/8। और व्हाट अबाउट 1/8? 1/8 की परसेंटेज क्या थी? 12.5%. It means price be decreased by 11.11%. The consumption be increased by 12.5%. एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं कि प्राइस बी डिक्रीज्ड बाय 16.66%। प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो व्हाट अबाउट 16.66%? 1/6। इधर जाके 1/6 का क्या बन जाएगा? डिक्रीज है, इधर -1 हो जाएगा, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा? यस, 1/5 हो जाएगा। व्हाट अबाउट 1/5? 20%। द कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड बाय 20%। बोलो ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। ये सबसे पहले मैंने क्या करवाया? सबसे पहले हमने किया कि प्राइस 10% इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन कितने परसेंट डिक्रीज होगी? ये इंक्रीज है, उधर डिक्रीज होगा, इधर डिक्रीज है, उधर इंक्रीज होगा। अगर इधर इंक्रीज है तो इधर डिक्रीज होगा, और अगर इधर डिक्रीज है तो इधर इंक्रीज होगा। उल्टा चलेगा, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये डिक्रीज तो इधर इंक्रीज, फॉर सेम एक्सपेंडिचर। पहला केस, प्राइस भी इंक्रीज बाय 10%। प्राइस 10% से इंक्रीज कर रही है, तो कंजम्पशन, मैंने क्या कहा, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 1/10 आ गया, इधर कितना हो गया? 10 में 1 प्लस हो जाएगा। 1 क्यों प्लस हुआ? क्योंकि इंक्रीज था, प्राइस इंक्रीज था, तो 1/11, और इसकी परसेंटेज कितनी होगी? 9.09%। कंजम्पशन भी डिक्रीज बाय 9.09%। सेकेंड केस, प्राइस इंक्रीज बाय 14.28%, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/7, इधर जाके 1/8, 12.5%। कंजम्पशन भी डिक्रीज बाय 12.5%। थर्ड देखो, थर्ड हमने क्या किया था? प्राइस भी इंक्रीज्ड बाय 25%। प्राइस 25% से इंक्रीज कर रही है। 25% कितना हो गया? 1/4, इधर जाके 1/5, 1/5 20%। कंजम्पशन डिक्रीज्ड बाय 20%। अब डिक्रीज के केस में क्या हुआ? 11.11%। प्राइस भी डिक्रीज्ड बाय 11.11%। तो डिक्रीज मीन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1/9 आ गया। 1/9 का इधर जाके क्या बन जाएगा? 1/8। अब कम क्यों हुआ? क्योंकि डिक्रीज था, प्राइस डिक्रीज है। डिक्रीज का इधर इफेक्ट क्या होगा? -1। 9 - 1 इज 8, 1/8। कंजम्पशन भी 1/8 यानी कि 12.5% से इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट था क्या था हमारे पास? नेक्स्ट था, इफ द प्राइस बी डिक्रीज बाय 16.66%, तो 16.66% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1/6, इधर जाके क्या हो जाएगा? 1/5 डिक्रीज, डिनोमिनेटर 1 डिक्रीज हो जाएगा, तो दिस इज 1/5, दैट इज 20%। बोलो ठीक है, यस नो? चलो एक मेथड और बताता हूं, वो और भी इंपॉर्टेंट है। इसको इधर कर देते हैं, बाद में इनसे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है? चलो, मैंने स्टार्टिंग में आपको फ्रैक्शंस लिखवाई थी, दोबारा फ्रैक्शंस लिखते हैं, फिर देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है? मैंने 1 लिखवाया था, दैट इज इक्वल टू 100%। क्यों लिख रहा हूं? एक बार आपको रिवाइज भी हो जाएगा, और इनसे इनको रिलेट करता हूं जो मैंने अभी लिखवाया है इनको। 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33.33%,
1/4 is equal to 25%, 1/5 is equal to 20%, 1/6 is equal to 16.66%, 1/7 is equal to 14.28%, 1/8 is equal to 12.5%, 1/9 is equal to 11.11%, 1/10 is equal to 10%, 1/11 is equal to 9.09%। बहुत है इतने, ठीक है, ये हमने किए थे, ठीक है। अब सबसे पहला केस मैंने क्या किया था, मैंने कहा था प्राइस बी इंक्रीज्ड बाय 10%, तो मैंने कहा दैट इज 1/10, प्राइस बी इंक्रीज बाय 10%, ये आ गया। तो कंजम्पशन कितने परसेंट डिक्रीज होगी, तो कंजम्पशन कितने परसेंट डिक्रीज हुई, दैट इज इससे नेक्स्ट वैल्यू 9.09%, क्योंकि 1/10 का क्या था, 10 + 1 हो गया 11, 1/11 9.09 हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या किया था हमने, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये देखो इधर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था कि प्राइस भी इंक्रीज बाय 14.28%, 14.28%, ये रहा 14.28%, तो कंजम्पशन भी डिक्रीज बाय 12.5%, उससे नेक्स्ट वैल्यू, बिल्कुल नेक्स्ट वैल्यू, ये वाली वैल्यू, अगर प्राइस इससे इंक्रीज कर रही है, कंजम्पशन 12.5 से डिक्रीज करेगी। इफ द प्राइस बी इंक्रीज्ड बाय 25%, कंजम्पशन बी डिक्रीज्ड बाय 20%, नेक्स्ट वैल्यू, ये जो हमने सीरीज लिखवाई है इसमें नेक्स्ट वैल्यू। इफ द प्राइस बी इंक्रीज्ड बाय 12.5%, कंजम्पशन बी डिक्रीज्ड बाय 11.11%, उससे बिल्कुल नेक्स्ट वैल्यू। डिक्रीज के केस में, इफ द प्राइस बी डिक्रीज्ड बाय 10%, कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड बाय 11.11%, उससे प्रीवियस वैल्यू। इफ द प्राइस बी decreased by 14.28%, the consumption be increased by 16.66%, उससे previous value. If the price be decreased by 16.66%, the consumption be increased by 20%. बोलो ठीक है, सिंपल है मेरे पास। अगर मुझको ये टेबल सीरीज में याद होगा तो ना तो मुझे ये मेथड करना पड़ेगा, ना मैंने जो R/100 + R या R/100 - R की बात की थी वो भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल ये टेबल याद होगा। और एक चीज बताता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि प्राइस बी इंक्रीज्ड बाय 10%, मैं क्वेश्चन देता हूं द प्राइस बी इंक्रीज्ड बाय 10%, ये दे दिया, तो मुझे मालूम है आइदर माय आंसर इज 9.09, आइदर माय आंसर इज 11.11%, और एग्जामिनर ये दोनों ऑप्शन आपको पेपर में देगा। ऑप्शंस में 11.11% भी होगा और 9.09% भी होगा। आपको एनालाइज करना है कि मेरा आंसर क्या होगा। अगर प्राइस इंक्रीज कर रही है तो कंजम्पशन 9.09, अगर प्राइस डिक्रीज कर रही है तो कंजम्पशन 11.11%। बोलो ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको जो परसेंटेजेस होंगी वो यही होंगी जो मैंने आपको लिखवाई है, मैक्सिमम टाइम यही यूज होती हैं। अगर ये नहीं आ रही तो सबसे पहले वाला फार्मूला मैंने R/100 + R या R/100 - R आपको करवाया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास मोर एंड लेस। इसमें भी वही मेथड अप्लाई होगा जो भी हमने उसमें किया था, इसमें क्या कहते हैं कंजम्पशन वाले केस में, प्राइस एंड कंजम्पशन फॉर सेम एक्सपेंडिचर केस में। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं फिर ये मेथड अप्लाई करते हैं। इफ वेजेस ऑफ X is 14.28% more than the wages of Y, क्या कहा हमने कि X की जो वेजेस है वो 14.28% मोर हैं किससे, Y से। देन हाउ मच percent the wages of Y less than X। बोलो ठीक है।
कि x की जो वेजेस हैं वो 14.28% ज्यादा है y के कंपैरेटिवली, तो y की वेजेस जो है वो x का कंपैरेटिवली कितनी कम है, ठीक है। हाउ मच परसेंट द वेजेस ऑफ y इज लेस देन x। तो इसको करने के लिए भी फिर से हम वही करेंगे, एक साइड x और एक साइड y। इन केस ऑफ मोर एंड लेस, इन केस ऑफ मोर एंड लेस, दिस वन। अब x की वेजेस जो है वो कितनी है, 14.28% मोर। मोर का मतलब इंक्रीज, किसके कंपैरेटिवली, y के कंपैरेटिवली, कि जितनी y की सैलरी है, वेजेस है, उससे x की जो है वो 14.28% ज्यादा है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 1/7 आ गया, ये 1/7 इधर जाके क्या बन जाएगा, इंक्रीज है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट 1/8? 1/8 की कितने परसेंट है, 12.5%। इट मीन the wages of y is 12.5% less than x। सिंपल। अब एग्जामिनर इसमें आपको और क्या कर सकता था, आपको उलझाने के लिए पता क्या कहेगा, वो कहेगा ये क्वेश्चन था, the wages of x is 14,278 rupees per month। The wages of x, the salary of x is 14,278 rupees per month. That is 14.28% more than the salary of y। बोलो ठीक है। Then how much percent the salary of y is less than x? तो सिंपल सी बात है, जब मुझे परसेंटेज दे दी, x की परसेंटेज इतनी ज्यादा है y के कंपैरेटिवली, y की परसेंटेज x के कंपैरेटिवली कितनी कम होगी, तो मुझे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको एग्जामिनर उलझाने के लिए लिख रहा है, ठीक है कि नहीं, उलझाने के लिए लिख रहा है, मुझे कोई उसका कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं करना। मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने सिंपल एक साइड x लिखना है, एक साइड y लिखना है, 14.28% फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1/7, इधर जाके क्या बन जाएगा, इधर अगर इंक्रीज है तो उधर जाके डिनोमिनेटर इंक्रीज होके 1/8 हो गया, एक ही इंक्रीज करना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर न्यूमिनेटर में 1 है, तो इधर 1/8 हो जाएगा, 7 की जगह 8 हो गया, तो 1/8 कितने परसेंट हो गया, 12.5% हो गया, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि यहां पे मान लो इधर मेरे पास होता 28.57% increase, the wages of x is 28.5% more than that of y। तो 28.57% कितना होता है, that is 2/7। बोलो ठीक है, तो 2/7 इधर जाके क्या बन जाएगा, 2/7 + 1 कितना हो गया, 2/9 बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर 2 इंक्रीज करेगा, ये 2 इंक्रीज होगा इधर डिनोमिनेटर में, 7 था प्लस 2 हो गया 9। तो व्हाट अबाउट 1/9? 1/9 कितना होता है, 1/9 इज 11.11%, लेकिन इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 22.22%। दिस वन, द वेजेस ऑफ y इज 22.22% लेस देन x, ठीक है। तो मोर और लेस में भी हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे टेबल लिखवाया था, जो पिछले इसमें हमने ये टेबल लिखा था कि 1/7 जब आई थी मेरे पास, x की इंक्रीज थी तो y की डिक्रीज कितनी होगी, 12.5%। अगर x की इंक्रीज है 11.11% वेजेस, तो y की कितनी डिक्रीज हो जाएगी, 10%, नेक्स्ट वैल्यू। लेकिन अगर x की डिक्रीज है तो y की कितनी इंक्रीज होगी, प्रीवियस वैल्यू। द वेजेस ऑफ x इज 14.28% लेस देन x, लेस देन आ गया, तो y की कितनी ज्यादा होगी, प्रीवियस वैल्यू 16.66% मोर देन x, ठीक है। तो ये था मेरे पास लेस और मोर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्क्स एंड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, मार्क्स एंड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन बेस्ड करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हु गेट 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स
कि जितने भी मैक्सिमम मार्क्स हैं उसका 20%, स्टूडेंट गेट 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल बाय 5 मार्क्स, कि उसके 20% मार्क्स आए हैं लेकिन वो 5 मार्क्स से फिर भी फेल हो गया 20% आने के बावजूद, ठीक है। Another student who get 30% of the maximum marks, एक दूसरा बच्चा उसके 30% मार्क्स आए हैं एंड गेट 20 मार्क्स मोर देन, उसके 20 मार्क्स ज्यादा आए हैं पासिंग मार्क्स से। What is the necessary percentage required to pass? तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? देखो परसेंटेज से अगेन रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके 20% मार्क्स आए हैं, 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, लेकिन 20% आने के बावजूद भी वो 5 मार्क्स से फेल हो गया। यानी कि अगर 20% में हम 5 मार्क्स ऐड कर दें, 5 मार्क्स की परसेंटेज ऐड कर दें, तो ये मेरे पास पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। दिस इज पासिंग परसेंटेज। 20% में 5 मार्क्स मैंने ऐड कर दिया तो दिस इज पासिंग परसेंटेज इज इक्वल टू अनदर स्टूडेंट हु गेट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, कि जो दूसरा बच्चा था उसके 30% मैक्सिमम मार्क्स आए लेकिन ही गेट 20 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। यानी कि इस 30% में से अगर मैं 20 मार्क्स माइनस कर दूं, इधर मैंने माइनस कर दिया, इधर मैंने प्लस कर दिया, तो ये भी मेरे पास पासिंग परसेंटेज होगी, ये भी मेरे पास पासिंग परसेंटेज होगी। 20% में मैंने 5 मार्क्स की परसेंटेज ऐड कर दी तो पासिंग परसेंटेज आ गई। 30% में मैंने 20 मार्क्स की परसेंटेज माइनस कर दी। अब इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी वो निकालेंगे हम। अगर मैं उसकी परसेंटेज माइनस कर देता हूं तो पासिंग परसेंटेज आ जाती है, और यही मुझे निकालना है। क्या कहा था इसने? व्हाट इज द नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास, ये कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे करना है देखते हैं। तो मेरे पास क्या था, 20% में 5 मार्क्स की परसेंटेज ऐड करनी है। तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास इक्वेशन तो बन गई। अगर मैं इस 20% को इधर ले जाता हूं और इन 20 मार्क्स को इधर ले आता हूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 30% में से 20% माइनस हो जाएगा, कितना रह जाएगा इस साइड? 30% माइनस 20%, और इधर कितना हो जाएगा? ये -20 इधर आके +20 बन जाएगा, तो 5 + 20 मार्क्स ये आ गए मेरे पास। तो क्या हो गया मेरे पास? 30% माइनस 20%, 10%, और इस साइड 25 मार्क्स। यानी कि 10% जो है वो 25 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% कितने मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा? मुझे क्या निकालना था? 5 मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है। तो 25 मार्क्स 10% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 मार्क कितनी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा? सिंपल यूनिटरी मेथड। ये 25 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 25। अब मुझे क्या निकालना था? मुझे 5 मार्क्स की परसेंटेज चाहिए, तो 5 मार्क्स किसके इक्वल हो जाएंगे? इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5, 5 1 का, 5 5 का, 5 2 का, दैट इज इक्वल टू 2%। तो यानी कि 5 मार्क्स इज इक्वल टू 2%। तो मेरा आंसर कितना हो गया? 20। मेरा आंसर कितना हो गया? 20% प्लस 2% इज इक्वल टू 22%। ये आंसर आ गया मेरे पास। यानी कि हमारे पास जो पासिंग परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए थी? 22% होनी चाहिए थी। फिर से देखते हैं, फिर से समझाता हूं। जब मेरे 20% मार्क्स आए, ये 20% है, तो मैं फेल हो गया। कितने मार्क्स से? 5 मार्क्स से। और जब मेरे 30% मार्क्स आए, ये 30% है, तो मैं पास हो गया। मेरे कितने एक्स्ट्रा मार्क्स आए? पासिंग मार्क्स से कितना एक्स्ट्रा थे? 20 मार्क्स एक्स्ट्रा थे। मान लो ये चीज, मैं जो हूं वो पासिंग परसेंटेज हूं। 20% जब मेरे आए तो मैं फेल हो गया 5 मार्क्स से। यानी कि अगर मेरे 5 मार्क्स और आ जाते तो
तो मैं पासिंग परसेंटेज यानी कि इस पॉइंट पे पहुंच जाता। तो 20% में मैंने 5 मार्क्स की परसेंटेज ऐड की तो पासिंग परसेंटेज होगी। जब मेरे 30% आए तो मेरे 20 मार्क्स ज्यादा थे, यानी कि 30% में से अगर मैं 20% की परसेंटेज माइनस करूंगा तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगी मेरे पास, इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। ये 20 था, ये 30 था। 20 और 30 के बीच में टोटल कितने मार्क्स थे? 5 मार्क्स इस साइड है, 20 मार्क्स इस साइड है, ठीक है कि नहीं? जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास जो था ये पासिंग परसेंटेज है, इधर 20% है और इधर 30% है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पासिंग परसेंटेज है वो इन दोनों के बीच में ही होगी। पासिंग परसेंटेज इन दोनों के बीच में होगी। यहां से पासिंग परसेंटेज पे जाने के लिए 5 मार्क्स और 30 जब आए तो 20 मार्क्स ज्यादा थे, यानी कि यहां से यहां तक के जो मार्क्स थे वो 20 मार्क्स थे। तो ऑब्वियस सी बात है 5 + 20 कितना हो गया? 25 मार्क्स आपकी 20 और 30 10% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 25 मार्क्स इज इक्वल टू 10%। हाउ मच इज द 5 मार्क्स? 5 मार्क्स की परसेंटेज कितनी होगी? 1 मार्क इज इक्वल टू 10/25 और 5 मार्क्स इज इक्वल टू इंटू 5 आ जाएगा मेरे पास। तो कितना हो गया? ये 2% आ गया। तो दिस इज 2%। तो 20 + 2 22% हो गया मेरे पास। बोलो ठीक है? बोलो ठीक है? तो ये मेरे पास था एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस थे। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डिपेंड कि हमारे पास क्या क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको रीड करो और सॉल्व कर लो, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है। ए रिडक्शन ऑफ 10%, मैंने क्या कहा था? रिडक्शन, डिक्रीज 0.9। सिंपल सी बात है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं आगे रीड किया क्वेश्चन में, मैंने देखा कि रिडक्शन ऑफ 10% डिक्रीज 0.9 इन द प्राइस ऑफ द शुगर, कि शुगर की जो प्राइस थी वो रिड्यूस होगी, 0.9 होगी। अगर मान लो पहले 10 रुपीज पर केजी था, अब ₹10 को 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब ₹9 पर केजी हो जाएगा। अगर पहले प्राइस जो थी वो 20 थी, ओरिजिनल प्राइस भी ₹20, तो अब न्यू प्राइस क्या हो जाएगी? आफ्टर रिडक्शन प्राइस क्या हो जाएगी? 20 × 0.9 ₹18 हो जाएगी, ठीक है? तो रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ द शुगर एनेबल ए हाउसवाइफ टू बाय 1 kg मोर। रिडक्शन की वजह से 1 kg ज्यादा परचेज हो रही है हमारे पास शुगर, 1 kg मोर फॉर ₹270, यानी कि 270 से ही 1 kg एक्स्ट्रा हमारे पास परचेज हो रही है। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी? ओरिजिनल प्राइस कितने हो जाएंगे शुगर के पर केजी के? बोलो ठीक है? तो बताओ कितने हो जाएंगे? तो इसको करने के लिए अब मुझे क्या गिवन है? देखो बेटा, यहां पे सबसे पहले व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? ऑप्शन दे रखी है, इट मीन द ओरिजिनल प्राइस गिवन इन द ऑप्शन। जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है शुगर की वो ऑप्शन में गिवन होगी। बोलो ठीक है? यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस है, अगर मैं 270 को ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 270 को ओरिजिनल प्राइस क्या है? ऑप्शन में गिवन है, उससे डिवाइड कर दूं तो मैं इतनी क्वांटिटी शुगर की परचेज कर रहा था। अब प्राइस डिक्रीज हो गए, तो प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी इंक्रीज करगी, यानी कि जो भी मेरी ओरिजिनल प्राइस थी उसको मैंने 0.9 से मल्टीप्लाई कर लिया। बोलो ठीक है? तो माइनस करने पे मेरे पास 1 kg जो था वो एक्स्ट्रा परचेज हो रही थी, ठीक है? तो चलो ऑप्शंस पुट करते हैं। देखो बेटा, अगर मुझको कोई ऑप्शन इसमें से पिक करनी है तो मैं कोई ऐसी ऑप्शन पिक करूंगा जो 270 से इजीली डिवाइड हो सके। सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी उन्हीं ऑप्शंस की होगी। जरूरी नहीं है कि जो आंसर होगा वो
270 से एग्जैक्टली 270 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, जरूरी नहीं है, बट प्रेफरेंस हमारे पास वो ऑप्शन होगी जो ऑप्शन 270 को इजीली डिवाइड कर सके। ठीक है, तो 32 तो मैं उठाऊंगा नहीं, 270 अपॉन 30 यस उठा सकता हूं। दूसरा 27 270 अपॉन 27 यस मैं इसको भी उठा सकता हूं। और 25 ये 2.5 नहीं है, 25 है। ठीक है, ये 25 है, 2.5 नहीं है, 25। तो 25 270 अपॉन 25 डेसिमल आ जाएगा, मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगा, बाद में चेक कर लेंगे, नन ऑफ दीज है नहीं है। तो या तो 27 है या 30 है। तो सबसे पहले हम 27 ऑप्शन पुट करते हैं। 27 अगर मैं पुट करता हूं तो कितना आ गया, 270 डिवाइडेड बाय 27, ये मेरे पास आ गया 10 kg परचेजिंग होगी। 270 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू ऑप्शन क्या थी मैंने पिक की थी 27। तो कटिंग कर लेते हैं, इधर कटिंग की मेरे पास 10 आ गया, इधर कटिंग करके 11 आना चाहिए, तभी 11 माइनस 10 1 kg होगा। 27 1 का 0 का 10 अपॉन 0.9 आ गया, पॉइंट हटाता हूं ऊपर 100 आ गया, मेरे पास आ जाएगा 100 अपॉन 9 माइनस 10, ये 11 नहीं आया, ये 11 से ज्यादा आ गया। तो 11 माइनस 10 ही मेरे पास 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि मुझे 1 kg गिवन था कि अगर मेरी प्राइस डिक्रीज होती है तो हाउसवाइफ अनेबल टू परचेज 1 kg मोर, इट मीन 27 इज द रॉन्ग ऑप्शन, ये मेरी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन में 30 पिक करता हूं। अब 30 अगर मैं पिक करता हूं तो क्या होता है, मेरे पास क्या था 270 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 30 माइनस 270 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, फिर से देख लो 270 डिवाइडेड बाय 30 क्यों होगा। आप खुद सोचो कि अगर मुझे मेरी जो शुगर है उसकी जो प्राइस है वो 30 रुपीज पर केजी, 1 kg के 30 रुपीज है, तो 270 रुपीज के कितनी क्वांटिटी परचेज होगी, दैट इज 270 अपॉन 30, इतनी क्वांटिटी परचेज होगी। अगर प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं तो रिडक्शन के लिए मैंने क्या कहा था 10% रिड्यूस, तो 0.9 आ गया, तो मैं अपनी प्राइस को 0.9 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मेरी प्राइस 30 थी, 0.9 से मल्टीप्लाई हो गया, इट इज न्यू प्राइस, रिड्यूस्ड प्राइस। अब 270 को मैं रिड्यूस्ड प्राइस से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास अगेन क्वांटिटी आ गई, लेकिन दिस क्वांटिटी इज मोर देन दिस क्वांटिटी, और मुझे कितना दे रखा था डिफरेंस दोनों क्वांटिटीज का 1 kg का। तो चेक कर लेते हैं, 0 से 0 एलिमिनेट हो गया, 3 9 का पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 10 लग जाएगा, तो 90 अपॉन 9 इज इक्वल टू ये 10 आ गया, और इस साइड मेरे पास कितना आ गया, ये 9 आ गया, तो 10 माइनस 9 कितना हो गया मेरे पास 1 kg आ गया। यस, ये ऑप्शन मेरी सेटिस्फाई होगी, इट मीन 30 इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। 30 जो है ये हमारी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल प्राइस हो जाएगी। फिर से देख लेते हैं क्या कहा था उसने कि प्राइस जो है वो रिड्यूस हो रही है 10% से, तो मैंने 0.9 से मल्टीप्लाई करना है ऑप्शन को। क्यों करना है, क्योंकि मुझे यहां पे क्या दे रखा था कि क्वेश्चन पूछा था उसने कि व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, एंड ओरिजिनल प्राइस इज गिवन इन द ऑप्शन। बोलो ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में मैं एक्स लेके सॉल्व करूंगा। मुझसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, उसने पूछा ओरिजिनल प्राइस और ऑप्शन दे दी, तो ऑप्शन में ओरिजिनल प्राइस ही गिवन है। ठीक है, तो यानी कि यही 4 ऑप्शन हो सकती हैं, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है। उसके बाद अगर नन ऑफ दीज होता तो क्या करते सर, ये तीनों ऑप्शन टैली नहीं करती और मुझे आंसर बी निकालना है, कुछ नहीं करना है। ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, ऑप्शन की जगह एक्स पुट कर दोगे, यानी कि क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा कि 270 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। What is the new price? New price is 0.9 into x.
270 को इससे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास न्यू क्वांटिटी आ जाएगी, ये ओरिजिनल क्वांटिटी परचेज्ड हो रही है, और इनका जो डिफरेंस है दैट इज 1 kg। 1 kg x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दैट इज 30 रुपीज, दैट इज द आंसर। बट कोई जरूरत नहीं है इसको ऐसे करने के लिए, यूज ऑप्शंस और वैल्यू पुट कर दो। बोलो ठीक है, चलो ठीक है। परसेंटेज में आज मैंने बहुत सारी ट्रिक्स आपको करवाई हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो हम आपको जो है वो अपलोड कर लेंगे, जो भी लिंक गिवन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप वहां से क्वेश्चन गिवन है उनको डाउनलोड कर लेना और फिर उनको सॉल्व कर लेना, उनकी फिर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो हम नेक्स्ट परसेंटेज की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। तो थैंक यू, लगता है मैंने समझ आ गया हैगा सारे है। जेडे कोई प्रॉब्लम्स होंगी और फिर मैं तो रिप्लाई कर दूंगा तो जेडे भी क्वारीज आंदी है, ठीक है। तो आज दे लिए बहुत नहीं।